हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्रोनॉमी का 60 क्वेश्चंस का पूरा पेपर कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्लास आप सभी के लिए है, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछी जाती है। होप करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हाँ, वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो वॉच करें, क्योंकि अगर आपने आज की इस क्लास के 60 क्वेश्चंस को पढ़ लिया ना, तो आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे निश्चित यहाँ से 2 से 4 5 10 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। सभी लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और जो भी एड्स आता है उसको आप पूरा फुल वॉच करेंगे, ठीक है ना भाई। बिल्कुल सभी लोग प्लीज़ नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। कह रहा प्रश्न कि गेहूं में सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी भाई, बताओ। सीआरआई है, टिलरिंग है, फ्लावरिंग है, मिल्किंग। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिखर जड़ बनते समय। और यह अवस्था आती है बीज बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद में। भाई कब आती है? 20 से 25 दिनों के बाद में यह अवस्था आती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं अभी तक मिला है, लेकिन हमारे हिसाब से इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 8, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न आपके सामने कि धान प्रदेश के अंतर्गत कितने शस्य संयोजन प्रदेश सम्मिलित हैं। पूछ रहा है कि धान जहाँ पर उगाया जाता है वहाँ पे डोमिनेटेड रीजन कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 8 हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए। क्या सही है? आप लोग अगर लगता हो डाउट तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। आप लोग सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या रहने वाला है। प्रश्न है कि द जीरोफाइट प्लांट्स इज, मतलब मरुस्थलीय पौधा कौन सा है। प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय पौधा क्या होते हैं? ऐसे पौधे जहाँ पर शुष्क क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं, जहाँ पे पानी नहीं बरसता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे इलाकों में कौन कौन से पौधे उगते हैं। तो कॉबेलिया, कैक्टाई, आगे उपरोक्त सभी। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पानी में तैरने वाला पौधा है। प्यारे बच्चों क्या है कि द वाटर फ्लोइंग प्लांट्स आर, ऐसा कौन सा प्लांट्स है जो वाटर में फ्लोट करता है यानी तैरता है। एजोला, टिस्टिया, लेमिना, उपरोक्त सभी। तो राइट उत्तर जाएगा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे पौधे क्या है कि पानी में तैरने वाले पौधे होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है कि धान में जिंक की कमी से क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जिंक तत्व की कमी की बात कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जिंक तत्व की कमी के लक्षण क्या है कि नई और पुरानी, क्या बच्चों, नई व पुरानी दोनों पत्तियों पर पाए जाते हैं जिंक तत्व की कमी के लक्षण। और धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? तो तराई मृदाओं में की जाती है, और तराई मृदाओं में ही खैरा बीमारी ज़्यादा लगती है। और खैरा बीमारी की रोकथाम के लिए अपन को बुवाई के समय जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। किसका भाई करना चाहिए? जिंक सल्फेट का। 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट की मात्रा को यूज में लाना चाहिए। फिलहाल जिंक तत्व की कमी की बात कर रहा है, इससे होता है खैरा। क्या होता है? खैरा बीमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फार्मूला ऑफ फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी। आपसे पूछ रहा है कि उर्वरक उपयोग क्षमता का सूत्र क्या है। बताइए बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डाले गए उर्वरक की मात्रा अपान उपज किलोग्राम में, ठीक है ना। हमारे हिसाब से यही सही होना चाहिए, वो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी का जो करेक्ट फार्मूला है। फिलहाल अगर आपको डाउट लगता हो डियर स्टूडेंट, एक ही यही प्रश्न है जिससे आपको डाउट लग सकता है, तो आप लोग इसका अगर आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। क्या बच्चों? खाद की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए आप सभी लोग। 100 अपान न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फर्टिलाइजर इनटू रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 8, बैम यानी वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा ये क्या होती है? तो ये फॉस्फेटिक मोबिलाइजर है या फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजर है? तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों। एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टारवेशन, जिसको अपन लोग बोलते हैं स्टारवेशन। एक जो है डिसऑर्डर है जो कि नाइट्रोजन तत्व की कमी से होता है, लेकिन हमसे ये ना पूछा, हमसे ये पूछ दिया है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं कहाँ पर। तो पुरानी पत्ती जो होती हैं, पुरानी पत्ती को ही अपन लोग निचली पत्ती बोल सकते हैं। तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्या बच्चों? जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन के निर्माण में क्या है, हेल्प करता है, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि द्वितीयक पोषक तत्व है, मतलब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इज। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें तो 3 होते हैं, कौन कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो देख लो यहाँ पे सल्फर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जबकि अगर प्राथमिक की बात कर दें कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से, तो NPK ये होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कैन है यानी किस, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में? 25% है, सही बात है। इसको अपन लोग किसान खाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो अपनी नाइट्रोजन है ये अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, फसलों को फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति करने से क्या होता है भाई? परिपक्वता देर में आती है, परिपक्वता शीघ्र आती है, परिपक्वता में बदलाव नहीं होता है। बताएं आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो यहां पर भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई थिंक ए ऑप्शन से राइट होना चाहिए। ए व सी में कोई एक ही आंसर राइट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इनके आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न है कि इफको ग्रेड नंबर 2 एक उर्वरक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इफको वाले जो होती है कंप्लीट फर्टिलाइजर कैटेगरी में आते हैं। किसमें? कंप्लीट। यौगिक की बात करेगा ना, यौगिक की, तो यहाँ पे DAP उत्तर हो जाता है। यौगिक का मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा 2 या 2 से अधिक पाई जाती है। जैसे DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% क्या होती है? DAP में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी। क्या बच्चों? डी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारीय कार्बनिक खाद है, बताइएगा भारीय कार्बनिक खाद। तो गोबर की खाद, कंपोस्ट, ये दोनों ही होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है तो 0.5%, और इतनी नाइट्रोजन होती है और इतना क्या होता है? पोटास। लेकिन 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 जो फास्फोरस है वो कितना होता है? 0.25%। नेक्स्ट, प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य हैं, बताइएगा। प्राथमिक भू परिष्करण जो होता है, प्राइमरी टिलेज, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो खरपतवार नियंत्रण, मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ाना, वायु में मृदा में वायु संचार को इंक्रीज करना, ये सारे के सारे। इसलिए क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डियर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक और प्रश्न आपके सामने, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिटनेस फॉर द प्लांट्स सोइंग इज नोन एज। बताइएगा इस राइट उत्तर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टिल्थ, और यहाँ पे उत्तर सही था डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंधी जुताई की जाती है,
आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंधी जुताई की जाती है। ब्लाइंड टिलेज इज डन इन, राइट उत्तर हो जाएगा गन्ना। वर्षा हो जाती है तो हमारी पपड़ी जम जाती है और हमारी जो सीड्स होते हैं सही से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, जो सेट्स होते हैं सही से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। शून्य भूपरिष्करण की आपसे पूछ रहा है मीनिंग, बोले तो शून्य भूपरिष्करण का मतलब क्या है बच्चों? तो बिना जुताई के सीधे बुवाई करना क्या बोलते हैं? शून्य भूपरिष्करण। बिना जुताई के अगर सीधे बुवाई की जाती तो उसको बोलते हैं शून्य भूपरिष्करण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट था फिलहाल। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या बच्चों? प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे सही उत्तर था ए। और एक और प्रश्न है कि भूपरिष्करण जो है इसके जनक कौन है? तो बच्चों जेथरो टुल, इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। टिलेज संबंधी जितने भी टर्म होते हैं, जितने संबंधित पॉइंट होते हैं, मतलब टिलेज यानी कर्षण क्रियाओं से संबंधित जो भी टर्म नाम दिए जाते हैं, चाहे टिलेज मिनिमम हो, चाहे जीरो टिलेज हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, इन सबसे संबंधित व्यक्ति कौन है? जेथरो टुल। एम.एस. स्वामीनाथन की बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। और फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लेवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी लोग फटाफट क्वेश्चंस के आंसर करते रहना। और हाँ यार, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गेहूं की बुवाई की उचित विधि आपसे पूछ रहा था। प्रॉपर मेथड ऑफ बीट सोइंग इज, प्यारे बच्चों क्या होगा बताएं आप सभी लोग। प्रॉपर मेथड की अपन लोग बात कर रहे हैं। प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड की आप बात की जाती। प्रॉपर मेथड ऑफ बीट सोइंग इज, तो प्रॉपर मेथड की अपन लोग बात करेंगे तो सीड ड्रिल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सीड ड्रिल ऑप्शन में ना हो तो देसी हल के पीछे ये भी पॉइंट अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। बीज बोने की गहराई पर प्रभाव डालता है बच्चों। बीज बोने की गहराई पर मतलब मृदा की नमी, भूमि का प्रकार, बीज का आकार, उपरोक्त सभी। तो ठीक है, यहाँ पे डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। मृदा नमी, भूमि का प्रकार, बीज का आकार, ये सभी जो है सीड की सोइंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, प्रभाव डालते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। प्रश्न है कि बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र क्या है? बीज की शुद्धता मतलब प्योरिटी परसेंट। तो वेट ऑफ प्योर सीड अपॉन वेट ऑफ सीड सैंपल इनटू 100, इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और प्रश्न 24 नंबर आपके सामने। बीज का वास्तविक मान बोले तो रियल वैल्यू ऑफ सीड, जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंट अपॉन में 100, यहां पर भी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बच्चों? रियल वैल्यू ऑफ सीड में जो है ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी जर्मिनेशन परसेंट इंटू प्योरिटी परसेंट अपॉन में 100। नेक्स्ट एक और प्रश्न आपके सामने है। कि 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी जो सीड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों बोलते हैं नाभिकीय बीज, यानी न्यूक्लियस सीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी इज, कह रहा है कि जो कृषि विज्ञान है इसका स्कोप क्या है? अन्न वस्त्र की उपलब्धता, चारे की उपलब्धता, उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता। प्यारे बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर डी, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। जो शस्त्र विज्ञान के क्षेत्र है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। क्या सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर जो वैज्ञानिक विधि से फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों बोलते हैं सस्य विज्ञान, जिसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है बच्चों? एक ग्रीक भाषा का शब्द है और उसके फादर की बात की जाए तो पीटर डे कैसन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग को सही उत्तर करके बताना क्या होगा। IRI वाज शिफ्टेड, मतलब दिल्ली में IRI जो है कब शिफ्ट हुआ? तो 1936 में शिफ्ट हुआ था दिल्ली में। ठीक है, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो
तो अभी बताए एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का जो है, जबकि हॉर्टिकल्चर बच्चों क्या लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एग्रोनॉमी के पापा की बात कर रहा है कि एग्रोनॉमी के पिता कौन है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डे क्रसेंजी। ठीक है। जबकि पूछ ले आपसे कि दुग्ध क्रांति के पिता किसको बोलते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो वो है नॉर्मन, नहीं सॉरी, अगर बात कर ले कि दुग्ध क्रांति के पिता कौन है तो वो होते हैं वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति के पिता कौन है, वर्गीज कुरियन। जबकि हरित क्रांति के पिता की बात आपसे कर ले तो नॉर्मन ई बोरलॉग होते हैं विश्व में, और भारत में होते एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। तो इस क्लास में 31 प्रश्न अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, किसी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। प्लीज़ डियर स्टूडेंट, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सभी सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी हमसे जुड़ के कर सकें। प्रश्न है कि गेहूं की आदर्श प्रजाति के लिए शस्य प्रबंधन में आते हैं एग्रोनॉमिक कंसिडरेशन फॉर व्हीट आइडियोटाइप इज, तो सीड रेट एंड स्पेसिंग, रेट ऑफ फर्टिलाइजर, वाटर एंड बीड मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ में, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। बच्चों क्या सही होगा इस प्रश्न का आंसर, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा है कि हरी खाद गन्ना फसल चक्र की सघनता कितने प्रतिशत होगी। बताओ भाई, व्हाट विल बी द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन मैन्योर शुगर क्रॉप रोटेशन, 50% यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। अगर आप बिना मृदा के पौधों को उगाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या भाई, हाइड्रोपोनिक्स। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बच्चों, सॉइल लेस कल्टीवेशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। सिंगल कट चारे वाली ज्वार की फसल की कटाई की जाती, बताओ बच्चों कब करते हैं। सिंगल कट की जो ज्वार वाली चारे हैं इसकी कटाई कब करते हैं, तो 50% पुष्पावस्था पर। क्या स्टूडेंट, 50% पुष्पावस्था पर कटाई करते हैं ज्वार की फसल की चारे के पर्पज से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर है कि द लॉन्ग डे प्लांट्स आर व्हीट, ग्राम, बरसीम, ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों सभी के सभी ये कैसे होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। ये सभी के सभी कैसे होते हैं, लॉन्ग डे, इसलिए डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, आर्जीमोना मैक्सिकाना। अगर सत्यानाशी के जो सीड हैं सरसों के सीड के साथ में मिल जाते हैं, और जब सरसों का तेल लोग खाते हैं तो सीड का भी उसी के साथ में तेल प्राप्त हो जाता है, जिससे एक बीमारी हो जाती है ड्रॉप्सी। तो प्रश्न आता है कि सरसों के साथ किसका बीज मिलने के कारण जो है मनुष्यों में ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है, जलोदर यानी त्वचा संबंधी बीमारी होती है, तो वो होती सत्यानाशी। तो सत्यानाशी किसका एक खरपतवार है भाई, सरसों का। ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आर्जीमोन मैक्सिकाना। बच्चों क्या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आर्जीमोन मैक्सिकाना। ठीक है ना। तो 36 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। कुल मिला के नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या है, व्यापारिक रासायनिक उत्पादन में रसायनों की मात्रा क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेल में घुलनशील शाकनाशी रसायन जो को पानी मिला मिश्रण तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमल्सन। ठीक है ना। 39 की तरफ पढ़ते हैं। आच्छादित छिड़काव किया जाता है प्यारे बच्चों, यह किया जाता है खड़ी फसल में। किसमें करते हैं, खड़ी फसल में। और मृदा जीवाणुनाशक के रूप में है, तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का सी उत्तर होना चाहिए। आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर देख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द सॉइल फूमिगेंट्स आर एट्राजीन, मेथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ में, डी के साथ में। वह रसायन जो विशेष प्रकार की वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेलेक्टिव, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव बोले तो वर्णनात्मक। क्या बच्चों, सेलेक्टिव बोले तो वर्णनात्मक। इसलिए 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 42 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी सेलेक्टिव हर्बिसाइड। जैसे टुपोडी हुआ, ठीक है,
एट्राजिन सिमाजिन हुआ, ये सेलेक्टिव होते हैं, जबकि डाइकॉट पैराकॉट ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि ये प्यारे बच्चों सभी को मार देते हैं। ठीक है ना, सेलेक्टिव वो होते हैं जैसे हमारे मान लो मक्का खेत में जो खरपतवार है, एट्राजिन का प्रयोग किया तो खरपतवार मर गए, लेकिन मक्का की क्रॉप बच गई। दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव हर्बिसाइड। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और इसी प्रकार की तैयारी के लिए आप दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ ही साथ क्लास को मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है ना, मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का भी देखो आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है। 43 नंबर का 45-44 की बात करेंगे। पेंडिमिथालिन का प्रयोग दलहनी फसलों में करना चाहिए भाई, तो प्री इमरजेंस के रूप में करना चाहिए। ठीक है ना। पूर्तिया जड़ परजीवी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल रूट पैरासाइट ओरोबंकी। ठीक है। वर्णात्मक शाकनाशी है, क्या है भाई बताओ। तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी, यानी ये सभी के सभी क्या होते हैं, वर्णात्मक होते हैं। बच्चों ध्यान रहे, जो चौड़ी पत्ती वाले बीट होंगे, ठीक है, उनको मारने के लिए अपन लोग 2,4-D का उपयोग करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों जो दलहनी क्रॉप होती हैं, दलहन क्रॉप, और इन दलहन क्रॉप में अगर हमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारना होगा तो 2,4,5-T का यूज करते हैं। ठीक है ना। धान में जलीय खरपतवारों का जैविक नियंत्रण होता है उपरोक्त सभी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, उपरोक्त सभी के द्वारा। हंस, बतख, घोंघा, इन सभी के द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, स्टेट सीड बेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूड इन, तो प्यारे बच्चों सस्य विधियां, यानी वी ऑप्शन राइट है। ठीक है। खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना या फिर खुरपी से उखाड़ना, भाई क्या बोलते हैं इसको, इसको यांत्रिक विधि बच्चों या फिर सस्य विधियां सभी कुछ बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन राइट है। 2,4-D नियंत्रण करता है, एक प्रकार का खरपतवार नाशी है जो कि चौड़ी पत्ती वाले बीट्स को मार देता है। दूब घास, कांस, और ये क्या है, मतलब दूब ग्रास, कांस और सरपटी बीट्स, ये क्या है, सकरी पत्ती वाले और बहुवर्षीय बीट्स होते हैं। तो ए ऑप्शन राइट है। खेत में पहली फसल के जो बीज जो पौधे बनते हैं, खेत की पहली फसल की होती है, उसके बीज जो पौधे बनते हैं उसको बोलते हैं स्वयंसेवक प्लांट्स। मिमिक्री बीट, रोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। एक और प्रश्न है कि रबी ऋतु के खरपतवार उपरोक्त सभी, यहाँ पे भी आपको सही हो जाएगा क्योंकि बट्टा, बथुआ, ये जंगली ये सब कुछ सब क्या है, रबी ऋतु के होते हैं। खरपतवारों में जो डिसेमिनेशन यानी प्रकीर्णन होता है इन सभी के द्वारा होता है, वायु, जल, मनुष्य। कुओं और तालाबों की सिंचाई को जाना जाता है भाई, इसमें कोई नहीं सही है, डी ऑप्शन राइट है। आलू में सिंचाई की मुख्य विधि अपनाई जाती है, आलू हो या गन्ना, इसमें अपनाते हैं कोण विधि के द्वारा। क्या बच्चों, कोण। 57, स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करते हैं भाई, जहां पे जल सीमित हो वहां पे स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। टेंसियोमीटर संबंधित व्यक्ति की बात करें तो ट्रेलर, और IV/CP अनुपात दिया था पेनमैन ने, और फसल में जल उपयोग की क्षमता बराबर होती है, किसकी होती है, किसकी होती है, Y/ET, यील्ड अपॉन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है। तो आज की इस वीडियो हमने 60 प्रश्नों को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।